गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फास्ट ट्रैक बैच। और लास्ट लेक्चर में हमने इंडेक्स नंबर शुरू किया था और मैंने आपके साथ बेसिक्स इंडेक्स नंबर के डिस्कस कर लिए थे। कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत अगर आपको नहीं समझ में आएंगी तो विद द चैप्टर समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अब लिमिटेशंस के ऊपर था। टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर मैंने आपको बोला यूनिवेरिएट होते हैं और बाईवेरिएट होते हैं। यूनिवेरिएट इंडेक्स में हम किसी एक वेरिएबल के चेंज को कंप्यूट करते हैं और बाईवेरिएट में हम लोग कंपोजिट में हम मल्टीपल वेरिएबल को उठा के साइमल्टेनियसली चेंज के रूप में स्टडी करते हैं कि सारे वेरिएबल बदल रहे हैं, उन सबको चेंज करते हैं। और जो नॉर्मल आपका सिंपल होता है उसमें हम लोग सिर्फ एक वेरिएबल की एक्स है। देखो चीज़ें ना समझने के लिए, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो और कॉमर्स का स्टूडेंट मतलब आप घर बैठ के कॉमर्स सीख नहीं सकते, आपको बाहर निकलना पड़ेगा, बिजनेस ट्रांजैक्शन को देखना पड़ेगा, दुनिया कैसे चलती है समझना पड़ेगा। इट्स नॉट साइंस। साइंस नहीं है कि जो किताब में लिखा हुआ है। फर्क है ना, साइंस में जो किताब में है वही नेचर में होता है, लेकिन कॉमर्स में हम लोग इन्वायरमेंट को किताब में नहीं समा सकते। कॉमर्स बेसिकली ह्यूमन एलिमेंट से डील करता है, बिजनेस से डील करता है, अकाउंटिंग भी बिजनेस से डील कर रही है और फिर वो बिजनेस वाला एलिमेंट किताबों में कुछ हद तक ही दिखाया जा सकता है। तो अगर आपको लगता है कि आप किताब पढ़ के बिजनेस के बारे में जानकारी या कॉमर्स के बारे में एक अच्छी जानकारी रख लोगे ना, तो ऐसी गलत फहमी है आपको बाहर निकलना पड़ेगा, बैंक में जाना पड़ेगा, बैंक में काम करने पड़ेंगे। मतलब काम का मतलब नौकरी नहीं है, बैंक के काम, अपने सेविंग अकाउंट खुलवाओ, लाइसेंस बनवाओ, लोगों से मिलो, कोई गाड़ी की रिपेयर करवानी जानी है तो खुद जाके आओ, कोई मार्केट से चीज़ खरीदनी है तो खुद खरीद के लाओ, लोगों से मिलो, उनके बिहेवियर, उनके काम करने के तरीकों को समझो। तो आधी कॉमर्स तो वहां से इंसान सीखता है, किताबों से नॉलेज उतनी नहीं मिलती। फिर जब वो बाहर का ज्ञान होता है, जब आप किताबों के साथ पढ़ते हो तो आपको चीजें ज्यादा समझ में आ रही है। अब आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्योंकि आपको सिर्फ उतना से ही ज्ञान है। कॉमर्स कभी भी सिर्फ किताब और इसी वजह से हो जाता है क्योंकि लड़के बैंक अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, बैंक में जा रहे हैं, सेविंग अकाउंट खुला लेते हैं, बंद कराते हैं, पापा के साथ बिजनेस में हेल्प कर रहे हैं, तो कॉमन सेंस डेवलप हो जाता है बिजनेस के बारे में, जो लड़कियों में नहीं हो पाता। अब मान लीजिए कोई ऐसा सब्जेक्ट होगा जहां पर जो उस एक्टिविटीज जिसमें लड़कियां ज्यादा इन्वॉल्व हो, उससे रिलेटेड कोई सब्जेक्ट हो, कोई भी हो, तो उसमें लड़के कम बेटर होंगे, लड़कियां ज्यादा बेटर होती हैं। वही चीज कॉमर्स में है। नॉट अबाउट गर्ल और बॉय, इट्स अबाउट कि जो बाहर निकल पेरेंट्स को दवाई दिला जाओ, साथ में पेरेंट्स को बोलो, इंसिस्ट करो कि हमें लेके जाओ। आपका काम कुछ नहीं है, अपने लोगों के बिहेवियर को समझना है, लोग कैसे काम करते हैं, कौन कौन सी बातें करते हैं, कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस होती हैं, निकलोगे तो इसलिए ज़रूरी है। तभी शायद कई बार ना हमें ऐसा लग रहा होता है ये पता होना चाहिए आपको, बट आपको नहीं पता होता। रीज़न क्या होता है कि आप कभी दरवाजे के बाहर उस तरीके से निकले ही नहीं, किसी ट्रांजैक्शन को करने के लिए नहीं निकले। कभी मम्मा ने कर दी वो ट्रांजैक्शन, कभी पापा ने। ट्रांजैक्शन का मतलब ही हो गया कोई खरीदना है तो कभी मम्मा खरीद लाए, कभी पापा खरीद लाए, कभी भाई होगा या बड़ी बहन होगी उसने खरीद लिया होगा, आपने तो किया ही कुछ नहीं। आपने तो किसी स्ट्रेंजर के साथ बात ही नहीं की कभी। स्ट्रेंजर के साथ बात करोगे तो उसके बिहेवियर को समझोगे। कॉमर्स तो सिर्फ अननोन एलिमेंट को जानना है ना, इसलिए हर इंसान की कॉमर्स अलग हो सकती है, साइंस सबकी सेम होती है। इसलिए निकला करो बाहर और चीजें खुद परचेज, सेल परचेज किया करो, कंट्रीब्यूट किया करो जब भी आपके पास टाइम होता है, बार्गेन किया करो। इससे बार्गेन करना एक पॉजिटिव चीज है। बार्गेन करने से आपकी पर्सनैलिटी ग्रोथ होती है, बिकॉज आपका कॉन्फिडेंस ही आपको बार्गेन करवाता है। आप कौन सा आर्ग्यूमेंट पेश करते हो बार्गेन करने के लिए, कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट पेश करते हो, तो ये काबिलियत है। वो चीजें आपके अंदर पैदा करो और ये तब होगी जब बाहर निकलोगे। घर बैठ के कुछ नहीं होने वाला। आइए बात करते हैं इंडेक्स नंबर। एक होता है सिंपल और कंपोजिट। मैंने आपको बोलिया कि एक वेरिएबल के, जैसे प्राइस एक्स है, सिर्फ एक्स के प्राइस को कंपेयर कर रहे हो कि बेस ईयर में क्या था और करंट ईयर में क्या है, सिर्फ एक्स के। क्या गिन रहे हो आप? अरे यार मुक्कर जाते हो सरेआम ही। ऐसे इंसान तो गिनता ही होता है ना, यहां कोई सुपरस्टिशन होगा या गिन रहे होगे। चलो, तो सिंपल जिसमें आप एक ही वेरिएबल के चेंज को समझते हो,
और कंपोजिट जिसमें मल्टीपल वेरिएबल, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर एक्स कमोडिटी का प्राइस बदल रहा है तो उसको 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 चेंज को मेजर करोगे तो वो सिंपल इंडेक्स है। और अगर आप एक्स वाई जेड तीन चीज़ों के प्राइसेस को उठा के चेंज को देखोगे तो वो बेसिकली कंपोजिट इंडेक्स हो जाएगा। ठीक है, लिमिटेशन क्या है इंडेक्स नंबर की? वैसे तो कुछ ये जो मेरिट्स और लिमिटेशंस होती है ना वो चैप्टर करने के बाद समझ में आती हैं ज़्यादा, क्योंकि चैप्टर करने के बाद यू कम टू नो कि ये प्रॉब्लम्स है इस चैप्टर में। फिर भी मैं एक बार पढ़ देता हूँ, ट्राई करता हूँ कि अगर आपको लिमिटेशन समझ में आ गई, अगर आ गई तो अच्छी बात है, नहीं तो जब चैप्टर खत्म हो जाएगा एक बार रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, आइए। इंडेक्स नंबर आर बेस्ड ऑन ओनली फ्यू आइटम्स। जब आप इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करोगे ना, चेंज निकालोगे, आप बोलते हो इन्फ्लेशन हो गया। इन्फ्लेशन का मतलब क्या हर चीज की कीमत महंगी होगी है? नहीं, आपने हर चीज को उठा के इंडेक्स थोड़ा ना निकाला होगा, कुछ लिमिटेड सी चीजें उठा ली होंगी कैलकुलेट। तो हमें एक कंक्लूजन ड्रॉ करते कि तो इंडेक्स नंबर हर आइटम को कवर नहीं करता, ओनली फ्यू आइटम्स, नॉट ऑल आइटम विच सिंपली डिपिक्ट द ब्रॉड ट्रेंड एंड नॉट द रियल पिक्चर। तो इसे हमें कई बार रियल पिक्चर समझ में नहीं आती है। हम बात करते हैं कि महंगाई हो गई है, तो हम जब महंगाई की बात करते हैं ना, कुछ मेन चीज़ों को प्राइसेस को देख के बोलते हैं। जैसे पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, चीनी महंगी होगी, दालें महंगी होगी, कुछ ऐसी बेसिक सी चीज़ें, तेल वगैरह महंगा हो गया, रसोई गैस महंगी होगी, ये बेसिक की चीज़ें ध्यान में रखकर हम बोलते हैं कि महंगाई होगी। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनकी कीमतों में गिरावट आई होती है, हम उनको छोटी छोटी ही सही, लेकिन हम उनको कंसीडर ही नहीं करते। वो चीज़ है कि ये लिमिटेशन है इंडेक्स नंबर की, कि जितनी आइटम्स को उठाओगे उतने का ही डिफरेंस बताएगा ये। और आपको मालूम है इन रियल वर्ल्ड इन्फिनिटी नंबर ऑफ आइटम्स है, तो आप हर चीज़ को उठा के इंडेक्स नंबर कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो बहुत सारी अच्छी बहुत इंपॉर्टेंट आइटम रह भी जाती हैं। दूसरा, इंडेक्स नंबर सफर फ्रॉम द लिमिटेशन ऑफ रैंडम सैम्पलिंग यूज्ड इन सिलेक्शन ऑफ आइटम। अब मान लीजिए आप सारे कैलकुलेट करना है, जब मैं इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करूंगा कंसीडर तो मैं सबको नहीं उठा, इनको उठा के कैलकुलेट करनी है। चार आइटम जब मैं अब ग्रुप ऑफ भी चार आइटम को उठा के इंडेक्स निकाल लो तो वहां पर मान लिया वही चार आइटम्स आ गई जिसमें महंगाई हुई है, बहुत बड़ी कीमत बढ़ी हुई है, और बाकी आइटम्स में कीमत चाहे कम, उसका असर आपको इंडेक्स नंबर में देखने को नहीं मिलेगा। तो ये जो पहला और सेकंड पॉइंट है वो एक तरीके से सेम ही है। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि आप इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते समय सारी आइटम्स को कंपेयर नहीं करते हो, यही कह रहा है। दूसरा कहता है कि जब आप नंबर ऑफ आइटम सेलेक्ट करते हो कि किनका इंडेक्स नंबर निकालना है, तो उसमें आप सिलेक्टिव होते हो, आप सैंपल लेते हो, और सैंपल में भी वही बात आ गई, सारी आइटम्स को कवर नहीं करता, ये सेकंड लिमिटेशन है। ठीक है, क्लियर है? देखो एक बात समझो, जब आप नीचे जाके पढ़ते हैं ना, ये देखिए हमने इंडेक्स निकाला वीट का, राइस का, पल्सेस का, मिल्क का, क्लोथिंग का, ये आपके बेस ईयर के प्राइस है, ये करंट ईयर के प्राइस है, और लेके इन्फ्लेशन निकाल ली। तो आप बताओ जरा, क्या इतनी ही चीजें होती हैं दुनिया में? बथेरी होती हैं, इनके अलावा भी होती हैं। दिख रहा है ना, कुछ लिमिटेड आइटम्स को देख के आप इंडेक्स नंबर निकाल रहे हो, और मान लो इसका इंडेक्स आया, कितना आया? 127.96। तो मतलब हम कहते हैं कि बेस ईयर के मुकाबले में 27% रेट बढ़ गए हैं। हम यही बोलेंगे ना, 127 का मतलब क्या है? 127 का मतलब है कि बेस ईयर के मुकाबले में ऑलमोस्ट 28% रेट बढ़ गए हैं। लेकिन क्या वाकई सारी आइटम्स के रेट बढ़ गए? लिमिटेड है ना, ये लिमिटेड आइटम्स को लेके आप इंडेक्स निकाल रहे हो, और यही हमारी एक लिमिटेशन है। ठीक है, तो पहले दो पॉइंट्स इसी पॉइंट को कवर कर रहे हैं। तीसरा, इंडेक्स नंबर सिर्फ प्राइस के चेंज को कंसीडर करता है, क्वालिटी बेटर होने से जो रेट चेंज हुआ उसको कंसीडर नहीं करता। मान लीजिए आपके पास 2010 में एक्स कॉमोडिटी, मैं ज्यादातर ना प्राइस इंडेक्स की बात कर रहा हूं, अब देख रहे हो मैं बार बार इन्फ्लेशन की, किसी कॉमोडिटी को उठा के इंडेक्स की बात कर रहा हूं। इंडेक्स नंबर किसी भी चेंज को
किसी भी चेंज को, किसी का मतलब किसी भी आपकी खाने की आदतों की चेंज को भी कैलकुलेट कर लेता है, आपके इनकम लेवल में जो चेंज आ रहा है उसको भी इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर लेता है, इन्वायरमेंट में जो चेंज आया, पोल्यूशन में जो चेंजेस आए हैं, हाँ क्वांटिटेटिवली मेजरेबल हो वो आइटम, किसी भी चेंज को, आप में हाइट कितनी बड़ी है, आपका वेट कितना बड़ा है, इंडेक्स नंबर किसी भी दो एक ही वेरिएबल के ओवर द पीरियड ऑफ टाइम या जोग्राफिकल लोकेशन की वजह से, समय की वजह से, किसी भी और कारण की जो चेंज आया उसको पढ़ लेता है। तो आप इंडेक्स नंबर गिन नहीं सकते कितनी टाइप के हो सकते हैं, इतनी टाइप के हो सकते हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ 3 इंडेक्स पढ़ने हैं, प्राइस इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स और वैल्यू इंडेक्स। इसलिए मैं ज़्यादातर बात प्राइस इंडेक्स की कर रहा हूँ। प्राइस इंडेक्स कहता है कि प्राइस की कीमतों में चेंज आया, उसको मेजर किया है उसने। क्वांटिटी इंडेक्स कहता है कि लोगों की खाने की आदतों में बदलाव हुआ है, पहले लोग कम खाते थे अब ज़्यादा खाते हैं, वो क्वांटिटी इंडेक्स है। और वैल्यू इंडेक्स होता है आपके खर्च करने की आदतों में बदलाव हुआ है, पहले आप कम खर्च करते थे अब ज़्यादा करते हो, वो वैल्यू इंडेक्स होता है। तो वो 3 इंडेक्स ही हमारे सिलेबस में है, ना तो यहाँ कोई इनकम इंडेक्स है, ना कोई पॉपुलेशन इंडेक्स है, कोई और इंडेक्स है ही नहीं है यहाँ पर। इसलिए जब भी मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ ना, तो ज़्यादातर केस में प्राइस इंडेक्स का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो ये समझने की गलती मत कर रहा है, सिर्फ प्राइस का ही चेंज इंडेक्स नंबर मेजर करता है, ये किसी भी चेंज को मेजर कर देता है। और मैंने आपको कल ज्योमेट्रिक मीन और इंडेक्स नंबर के बारे में बताया कि ज्योमेट्रिक मीन एनुअल चेंज को बताता है और ये इंडेक्स ओवरऑल चेंज को बता देता है। क्लियर है? चलिए अब देखो, मान लीजिए एक्स है, एक्स का 2010 में प्राइस था 15 और 2015 में एक्स का प्राइस था 50। क्लियर? आप पता क्या बोलोगे? महंगाई बढ़ गई, देखो कितने गुना महंगाई बढ़ गई। 5 साल में रेट 15 से लेके 50 हो गए। तो आपके दिमाग में यही आएगा ना कि चीजें महंगी बड़ी हो गई हैं, बड़े थोड़े से समय में बहुत तेजी से रेट बढ़ गए हैं, यही बोलोगे। बट हो सकता है कि रेट इसलिए बढ़े हो कि एक्स की क्वालिटी बेटर हो गई है। पहले एक्स उतना बढ़िया नहीं होता था, अब एक्स उससे ज्यादा बेटर हो गया है, ज्यादा बेटर क्वालिटी मिलती है अब, इसलिए रेट बढ़े हैं। वो इन्फ्लेशन नहीं है, वो थोड़ा ना इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब पता क्या होता है? सेम क्वालिटी की चीज आज किस रेट की मिल रही है और सेम क्वालिटी की चीज 2 साल बाद किस रेट की मिल रही है। अगर एक्स की क्वालिटी सेम रहती तो भाई फिर अगर रेट बड़ा होता फिर इन्फ्लेशन है, लेकिन यहां तो एक्स की क्वालिटी बेटर होगी। बट इंडेक्स नंबर इसको थोड़ा ना देखता है। इंडेक्स नंबर तो ये कहता है कि महंगी होगी चीज, उसे क्या फर्क पड़ता है क्वालिटी बेटर हुई कि नहीं। नाम एक्स कमोडिटी है ना, तो अगर वो बेटर हो गया तो वो उसमें रेट ज़्यादा अगर आपको पे करना पड़ रहा है तो हम तो बोलेंगे इन्फ्लेशन है। हालांकि वो महंगाई नहीं है, वो इसलिए आप ज़्यादा पे कर रहे हो क्योंकि क्वालिटी बेटर हुई है। तो वही बात इंडेक्स नंबर पे इग्नोर हो जाती है, यही लिमिटेशन है। ठीक है कि इंडेक्स नंबर जनरली डू नॉट टेक इनटू अकाउंट चेंज इन क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ये तो बात जानते हो ना कि चीज की जितनी क्वालिटी बेटर होगी उतना वो महंगा होगा। तो आप उस क्वालिटी बेटर को होने की वजह से अगर आप बोल रहे हो कि ये तो महंगी है, फिर आप गलत कैलकुलेशन कर रहे हो। एक बार बताइए, आप अपने घर के आसपास +1 +2 की कोचिंग ले लो, बंदा 500 रुपये में भी पढ़ाता है, 1000 रुपये में भी पढ़ा रहा है, 1000 रुपये में पढ़ाता है, 10 महीने पढ़ते हो, 10,000 रुपये अकाउंट्स पढ़ लेते हो। हम +1 में अकाउंट्स का आई थिंक 20,000 लेते हैं, 18,000 20,000 रुपया लेते हैं। तो आप बोलोगे बड़े महंगे हो। हमारे घर के आसपास तो 10,000 में हम लोग अकाउंट्स पढ़ लेते हैं, आप डबल ले रहे हो तो आप तो बड़े महंगे हो। नहीं, क्वालिटी का फ़र्क होगा तभी हम ज़्यादा ले रहे हैं, चीज़ों का फ़र्क होगा, इसलिए ज़्यादा नहीं ले रहे। मार्केट आपके घर वाले बंदे के और हमारे पास पर्सन जो होंगे उनमें क्वालिटी में अंतर होगा। दैट इज़ वाई वी आर आस्किंग मोर फॉर मोर। अब ज़्यादा क्वालिटी है तो खर्चा भी तो ज़्यादा आया होगा ना। आप घर में बैठते हो तो एसी में नहीं बिठाता बंदा, कंपटीशन नहीं होता, टेस्ट नहीं लिए जाते, अगर आप एब्सेंट हो जाते हो तो आपको रिकॉर्डिंग क्लास नहीं मिलती है, बहुत सारे। और टीचर्स की क्वालिटी में भी अंतर होता है। जब घर पढ़ते हो तो वो आपको बुक्स नहीं लेके देता, बुक्स आपकी होती है, यहाँ मटेरियल हमारा होता है।
और बहुत सारी सर्विसेज और एक्स्ट्रा गाइडेंस मिलती है जो शायद वहां ना मिलती हो, तो क्वालिटी का फर्क है, उस वजह से अंतर है ना, इंडेक्स नंबर इसको नहीं मानता, तो ये लिमिटेशन है। ठीक, नेक्स्ट, इंडेक्स नंबर सफर फ्रॉम द लिमिटेशन ऑफ द मेथड यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन। अब इंडेक्स नंबर के ना बहुत सारे मेथड, बहुत सारे, हम पढ़ेंगे, थक जाओगे मेथड देखते देखते, इतने सारे हैं। आपने सुना भी होगा ना, फिशर का है, बॉली का, एजवर्थ का है, मार्शल का है ना, लेस्पर का है, पास्चे का है, कितने सारे मेथड हैं। इतने सारे मेथड में हर मेथड की अपनी लिमिटेशन होती है, तभी तो दूसरा मेथड आया ना। कोई भी एक ऐसा मेथड नहीं जो फुल प्रूफ मेथड हो, हर कमी को पूरा कर दे। तो मान लीजिए मैं एक पर्टिकुलर मेथड फॉलो कर रहा हूं, उसकी तो अपनी लिमिटेशन है, हर मेथड की अपनी लिमिटेशन, कमियां हैं। आपको याद होगा वेरिएंस में लिमिटेशन थी, तो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाल लिया। कुछ केसेस में कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ की लिमिटेशन थी तो रैंक कोरिलेशन निकाल दिया। कुछ केसेस में रैंक कोरिलेशन में प्रॉब्लम आती हो तो कंकरेंट डेविएशन निकाल दिया। डिस्पर्शन में रेंज में प्रॉब्लम आई तो क्वार्टल डेविएशन निकाल दिया। क्वार्टल डेविएशन में प्रॉब्लम आई तो मीन डेविएशन निकाल दिया। मीन डेविएशन में प्रॉब्लम आई तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दिया। तो प्रेजेंट स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे बेस्ट हो गया। बाकी मेथड भी हैं बट उनमें लिमिटेशंस है। इंडेक्स नंबर में ना किसी भी मेथड को बेटर और किसी को कम बेटर मानना बड़ा मुश्किल है। इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने के बड़े सारे फॉर्मूले हैं, तो हर मेथड की लिमिटेशन है। तो वही लिमिटेशन कई बार इंडेक्स नंबर के केस में इंडेक्स नंबर की लिमिटेशन बन जाती है। मैं एक मेथड अप्लाई कर रहा हूं, उसकी तो अपनी लिमिटेशन है, तो ऑटोमेटिकली इंडेक्स नंबर भी उसी लिमिटेशन से सफर कर गया। ये वाला है कि इंडेक्स नंबर सफर फ्रॉम द लिमिटेशन ऑफ मेथड यूज फॉर कंस्ट्रक्शन। ईच मेथड हैज इट्स ओन मेरिट्स एंड लिमिटेशन। नो पर्टिकुलर मेथड इज सुटेबल फॉर ऑल द सर्कमस्टांसेस। इंडेक्स नंबर अगर आप गलत ईयर को सिलेक्ट कर लेते हो तो भी आपको सही आइडिया, सही कंक्लूजन नहीं देगा। एबनॉर्मल ईयर को अगर आप चुन लेते हो ना तो इंडेक्स नंबर आपको मिसलीड करेगा। मैंने कल की क्लास में इसका एग्जांपल दिया था। ठीक है, तो आई थिंक आपको लिमिटेशन समझ में आ गई होंगी। 70-80% आ गई तो बहुत बात है। जैसे जैसे चैप्टर पढ़ोगे तो आप ऑटोमेटिकली इन चीज़ों को ग्रैब ज़्यादा बेटर कर लोगे। ठीक है, अभी तक तो आपको पता ही नहीं इंडेक्स क्या, अभी तो सिर्फ कहानी सुनी है। ठीक है, तो मीनिंग समझ में आया, थोड़ा बहुत आइडिया लग गया कि इंडेक्स नंबर क्या है। चेंज को मेजर करता है, किसी भी चीज़ के चेंज को, किसी भी कारण से। याद रखना, किसी भी चीज़ के चेंज को। आप कोई भी चीज़ सोच लो, इंडेक्स नंबर उसको मेजर कर लेगा। उसके पीछे का कारण कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कारण मतलब क्यों उसमें चेंज है। हाँ, चेंज आना चाहिए, चेंज आना चाहिए। उस चेंज के पीछे का कारण, चेंज क्वांटिफाई हो, आप उसे नंबर में अगर मेजर कर सकते हो तो इंडेक्स नंबर उसको मेजर कर देगा। बस ये याद रखो। हाँ, क्वालिटेटिव डाटे को नहीं मेजर कर पाएगा, क्योंकि जो चीज नंबर में ही एक्सप्रेस नहीं है उसमें आप बेटर हो गए हो, बहुत उससे बेटर हो गए, तो कितने बेटर हो गए कैसे, क्या मालूम। आप पहले नालायक थे अब होशियार हो गए, तो पहले कितने नालायक थे अब कितने होशियार हो गए, कैसे मालूम। तो जब तक आप उसे नंबर में एक्सप्रेस नहीं करते ना, तब तक आप अमीर हो गरीब हो, गरीब तो कितने गरीब और अमीर तो कितने अमीर। अमीर का कोई लिमिट थोड़ी ना, कंपैरिजन है, वो तो रिलेटिव टर्म है अमीर होना, वो चीज़ है। तो जो भी चीज़ नंबर में मेजरेबल हो जाएगी इंडेक्स उससे मेजर कर देगा। इसके पीछे का कारण कोई भी हो सकता है। यूनिवेरिएट मैंने बोला जहाँ पे हम एक वेरिएबल के इंडेक्स को मेजर करते हैं, और कंपोजिट का मतलब जहाँ पे हम मल्टीपल वेरिएबल के चेंज को मेजर करते हैं। ठीक है, फीचर ऑफ इंडेक्स नंबर मैंने बता दिया। ठीक है, यूजेस बता दिए काफ़ी, और फिर प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, और फिर लिमिटेशंस भी मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। आइए शुरू करते हैं हम इंडेक्स। हमारे सिलेबस में 3 तरीके के इंडेक्स हैं। एक प्राइस इंडेक्स है, एक क्वांटिटी इंडेक्स है, और एक वैल्यू इंडेक्स। अब प्राइस इंडेक्स हो या क्वांटिटी इंडेक्स हो या फिर वैल्यू इंडेक्स हो, तीनों में एक बात बड़ी कॉमन होती है कि आप कंपैरिजन बेस ईयर के साथ करते हो। बेस ईयर चाहिए आपको, किसी भी इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने के लिए आपको बेस ईयर चाहिए। बेस ईयर कोई भी ईयर जिसके साथ आप अपने आप को कंपेयर करना चाहते हो। यहां मैं प्राइस इंडेक्स की बात कर रहा हूं, या मैं वैल्यू इंडेक्स की बात कर रहा हूं, या मैं क्वांटिटी इंडेक्स की बात कर रहा हूं, मैं हमेशा पीरियड को कंपेयर करूंगा।
कि पहले समय में ये होता था, आज के समय में ये होता है, पहले समय में ये होता था, आज के समय में ये होता है। तो मुझे कोई ईयर चाहिए ना जिसके साथ मैं कंपेयर करूं। एक तो करंट ईयर होगा जिसका डाटा मेरे को कंपेयर करना है, दूसरा मुझे बेस ईयर चाहिए। अब बेस ईयर दो तरीके से लिया जा सकता है, एक तो आप फिक्स्ड बेस ईयर मान लोगे और एक चेन बेस। तो आइए मैं बता दूं, देखो ये मैंने हालांकि कल बता दिया था। शुरू करने से पहले बेस ईयर के बारे में बात करते हैं। नोट नहीं करना, शुरू में चीजें समझने में मुश्किल आती हैं, फिर आप बार बार इसको पढ़ते हो तो आपको आदत पड़ जाती है, नॉर्मल हो जाता है फिर आपके लिए। ठीक है, बेस ईयर वो ईयर होता है जिसके साथ आपको कंपेयर करना है। ठीक, अब ये फिक्स्ड बेस ईयर भी हो सकता है, और चेन बेस्ड भी हो सकता है। पहले हम फिक्स्ड बेस ईयर की बात करें। मैं यहां पर तीनों टाइप के इंडेक्स की बात कर रहा हूं, चाहे आप प्राइस इंडेक्स की बात कर लो, चाहे आप क्वांटिटी इंडेक्स की बात कर लो, चाहे वैल्यू इंडेक्स की बात कर लो। तीनों में एक फिक्स्ड बेस ईयर होता है, एक चेन बेस्ड ईयर होता है। ठीक है, फिक्स्ड में देखते हैं 2010, 2011, 2012, 2013, 2014। ठीक, आपको 2011 का इंडेक्स निकालना है। 2010 को बेस ईयर ले लो, 2012 का इंडेक्स निकालना है, बेस ईयर आपका 2010 ही रहेगा। 2013 का इंडेक्स निकालना है, बेस ईयर आपका 2010 ही रहेगा। 2014 का इंडेक्स निकालना है तो बेस ईयर आपका 2010 ही रहेगा। हमारी कंट्री में भी जब हम ये देखते हैं ना कि जीडीपी में कितनी ग्रोथ आई है, तो उसमें इंडेक्स नंबर मेजर होता है। जीडीपी कितनी बड़ी है उसमें इंडेक्स नंबर मेजर किया जाता है, और वहां पर भी बेस ईयर फिक्स लिया जाता है। 2010 या 12 को बेस ईयर लिया जाता है, उसके साथ हम देखते हैं कि जीडीपी कितनी बड़ी है। ठीक है, बेस ईयर। तो किसी भी चीज के चेंज को आप इंडेक्स से निकाल लोगे। चेन बेस इंडेक्स नंबर क्या होता है? 2010, 2011, 12, 13, 14। जब आप 2011 का इंडेक्स निकालोगे 2010 को बेस लोगे, जब 2012 को लोगे तो 2011 को बेस ईयर लोगे, और जब 2013 को लोगे का इंडेक्स निकालोगे तो 2012 को बेस ईयर लोगे, जब 2014 का इंडेक्स निकालोगे तो 2013 को बेस ईयर लोगे। अब हम लोग ज़्यादातर बात फिक्स चेन बेस इंडेक्स की करेंगे, फिक्स बेस इंडेक्स ईयर की बात करेंगे। मैं चेन बेस की बात नहीं करूँगा। आपके मटेरियल में ज़्यादातर बात फिक्स बेस इंडेक्स की हुई है, चेन बेस की नहीं हुई है। मतलब मैंने आपको समझा दिया, चेन बेस में आपका इंडेक्स ईयर चेंज होता है, बेस ईयर चेंज होता रहता है, और फिक्स बेस में जैसा कि नाम इंडिकेट करता है कि आपका जो बेस ईयर है वो कांस्टेंट रहता है। क्लियर है? और हर एक फिक्स बेस के और चेन बेस के अपने अपने पॉजिटिव नेगेटिव्स हैं। सवाल आप पूछोगे कि सर फिक्स बेस इंडेक्स ईयर लेने के बेनिफिट्स क्या हैं, तो मैं बेनिफिट भी बता दूंगा और लिमिटेशन भी बता सकता हूँ। सिमिलरली चेन बेस इंडेक्स के बेनिफिट भी हैं और लिमिटेशन भी है। ठीक है, तो आपको उस चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम लोग सिर्फ फिक्स बेस इंडेक्स ईयर की बात करेंगे। ठीक है, अब है प्राइस इंडेक्स। सबसे पहला हमारा इंडेक्स है प्राइस इंडेक्स। एक मिनट, प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स को निकालने के तरीके, अब हम प्रैक्टिकल थोड़ा शुरू कर रहे हैं, निकालने की बात कर रहे हैं। प्राइस इंडेक्स का मतलब क्लियर है, इन्फ्लेशन को मेजर करेगा। प्राइस इंडेक्स का मकसद क्या है? महंगाई को मेजर करेगा। आपको कल याद है मैंने बोला था महंगाई, इन्फ्लेशन और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? हाँ जी, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का मतलब होता है कि महंगाई की वजह से हमारे ऊपर कितना असर पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स ना अलग अलग केसेस में, अलग अलग फैमिलीज में अलग अलग उसका अफेक्ट होता है। इन्फ्लेशन का असर सबके लिए कॉमन होता है, इन्फ्लेशन का असर सबके लिए कॉमन होता है। महंगाई तो सबके लिए बड़ी है, लेकिन क्या मेरे ऊपर उस महंगाई का असर पड़ा है, वो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स मेजर करेगा। क्या मैं उन चीज़ों को खाता हूं जिनके रेट बड़े हैं,
तो अगर कंज्यूम कर रहा हूं तो कितने कर रहा हूं, उससे मेरी के ऊपर कितना असर पड़ रहा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स उसको मेजर करेगा। ठीक है जी, चले आगे। प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स में हम बात करते हैं मेथड्स की। एक होता है अनवेटेड, प्राइस इंडेक्स, और दूसरा होता है वेटेड प्राइस इंडेक्स। एक वेटेड प्राइस इंडेक्स, एक अनवेटेड प्राइस इंडेक्स। अनवेटेड प्राइस इंडेक्स में आगे दो फॉर्मूले होते हैं और वेटेड प्राइस इंडेक्स में भी आगे दो फॉर्मूले होते हैं। एक होता है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, ठीक, और दूसरा होता है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव एवरेज, या एवरेज लेते हैं, ठीक है। और वेटेड प्राइस इंडेक्स में वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, और फिर वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, ठीक है। अब देखो अकेले प्राइस इंडेक्स में 4 फॉर्मूले बन गए, आपको मालूम है इसके अंदर और फॉर्मूले हैं, तो बड़े सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन घबराना नहीं है, बड़े इजी फॉर्मूले हैं, याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, याद हो जाते हैं अपने आप ही, करवा देंगे याद आपको, ठीक है। एक एक करके करते हैं। सबसे पहले सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, यहां से शुरू करेंगे। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड सिंपल है। कहते हैं एग्रीगेट का मतलब पता है क्या होता है, जोड़ कर लो, ठीक है, जोड़। कहते करंट ईयर के प्राइस का जोड़ कर लो और बेस ईयर के प्राइस का जोड़ कर लो और 100 से मल्टीप्लाई करो, इंडेक्स नंबर आ जाएगा, ठीक है। इंडेक्स को इस तरीके से नोट करते हैं, पी प्राइस इंडेक्स को P01, 0 का मतलब बेस ईयर होता है और 1 का मतलब करंट ईयर, ठीक। 0 पहले लगा हुआ है, 0 इंडिकेट करता है नीचे वाली ईयर को और 1 इंडिकेट करता है ऊपर वाली ईयर को। अगर मान लीजिए ये ऐसे लिखा हो, इसका मतलब पता है क्या है, करंट ईयर आपका बेस ईयर है और पिछले साल आपका करंट ईयर, मतलब उस पुराने साल को हम करंट ईयर का मानेंगे, उसका इंडेक्स निकालेंगे आज को बेस लेके, रिवर्स हो जाता है। चलिए अब इस, मैंने आपको बोला कि नया मेथड तभी आता है जब पुराने मेथड में कमियां होती हैं, तो पहले इस मेथड की कमियां देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। अगर मान लो आप सिंपल इंडेक्स निकालते हो, सिंपल इंडेक्स का मतलब सिंगल कॉमोडिटी, ठीक है। कॉमोडिटी आ गई एक्स, 2010 का प्राइस है, 2020 का प्राइस है। उस समय प्राइस 15 रुपीज था, आज 25 है। इंडेक्स नंबर निकालना है, इसका जोड़ कितना आया 15, इसका जोड़ कितना आया 25। प्राइस इंडेक्स समीशन करंट ईयर के प्राइस को ऊपर रखो और बेस ईयर के प्राइस को नीचे रखो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ये आपका 25 आपका करंट ईयर का प्राइस है और 15 आपका बेस ईयर का प्राइस है। अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, जितना भी आया वो आपका प्राइस इंडेक्स हो जाएगा। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तो सिंगल कॉमोडिटी है तो दिस इज द बेस्ट मेथड। लेकिन जब आप इसी फॉर्मूले को कंपोजिट इंडेक्स में यूज करते हो, ठीक है, कंपोजिट इंडेक्स में यूज करते हो तो समस्या शुरू हो जाती है। क्या प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, देखो कॉमोडिटीज जहां एक से ज्यादा होंगी एक्स,
वाई जेड। कंपोजिट का मतलब ही है ना एक से ज़्यादा वेरिएबल का इंडेक्स निकाल रहे हो। ये तो फिर भी कॉमोडिटीज ऐसा भी हो सकता है, शेल्टर का हो गया, फूड आइटम्स का हो गया, क्लोथिंग का हो गया, 3-4 वेरिएबल इकट्ठे ले लिए, ये तो सारी फूड आइटम है, ठीक है। अब मान लो आपके 2010 यानी कि बेस ईयर में प्राइसेस हैं इतने, और 2020 में करंट ईयर के प्राइसेस इतने हैं, ठीक। यहां पर रेट है 15 पर केजी, यहां पर रेट है 20 पर केजी, और इसका रेट है 10 पर केजी बेस ईयर में। मल्टीपल कॉमोडिटीज आ गई ना। आप इसे ना कंपोजिट इंडेक्स नहीं बोल सकते, वैसे मैं बताऊं यहां पे सेम यही कॉमोडिटीज है, मल्टीपल कॉमोडिटीज बोल सकते हो। कंपोजिट इंडेक्स होता है डिफरेंट टाइप का वेरिएबल हो, एक आपने कॉमोडिटीज का निकाल लिया, एक मैंने बोला क्लोथिंग का इंडेक्स निकाल लिया, और एक तीसरे किसी और वेरिएबल का निकाल के इकट्ठा इंडेक्स निकाला, तो वो कंपोजिट इंडेक्स वो होगा। फिर भी मैं इसको कंपोजिट लिख रहा हूं, ठीक है। और 2020 में रेट हो गए इसके 20 पर केजी, इसके कम हो गए और इसके बढ़ गए। क्वेश्चन बोलता है कि आप प्राइस इंडेक्स मेजर कर दो, और सिंपल एग्रीगेटिव मेथड लगाना है आपने, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड लगाना है, ठीक है। ये और हाँ, मैं ये वाला फॉलो कर रहा हूं। अभी तक मैंने आपको अनवेटेड और वेटेड में डिफरेंस नहीं बताया, क्योंकि अभी मैं बता भी नहीं सकता। जब मैं वेटेड कराऊंगा ना तो बताऊंगा कि ये वेटेड अलग क्यों है और वो पुराने अनवेटेड क्यों थे। अभी तो आप सिंपल समझिए, ठीक है। अभी तक मैंने वेटेड और अनवेटेड की बात की नहीं है। आप सिंपल एक नॉर्मल प्राइस इंडेक्स है और ये वाला फॉर्मूला है। जब वेटेड समझाऊंगा तो ऑटोमेटिकली वेटेड और अनवेटेड में अंतर समझ में आ जाएगा आपको, और तब आपको ये भी समझ में आएगा कि वेट लेने का मतलब क्या होता है। और लिमिटेशन में जो पॉइंट पड़ा था कि वेट असाइन करना बड़ा मुश्किल है, तो वो भी समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। ओके, अब इसमें जोड़ दूं मैं, जोड़िए कितना प्राइस आ गया 45। एग्रीगेटिव मेथड है। एग्रीगेटिव का मतलब क्या होता है कि आप करंट ईयर के प्राइसेस को जोड़ लो और आप बेस ईयर के प्राइसेस को जोड़ लो और 100 से कर दो गुना। यही होता है ना एग्रीगेटिव मेथड का, तो लॉजिक ही है। एग्रीगेट का मतलब ये जोड़ से है, जोड़ना। तो जो भी प्राइसेस हैं आपके बेस ईयर में उनको जोड़ो, और जो भी प्राइसेस आपके करंट ईयर में उनको जोड़ लो, 65, ठीक। तो अगर मैं 65 को डिवाइड करूं 45 से इंटू 100, तो बताइए कितना आया। जितना भी आया इंडेक्स हो गया, कोई समस्या नहीं है। अब मान लो इसमें एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं। ये एग्जांपल नंबर मान लीजिए 2 था, ये 1 ले लिया मैंने यहां पर, एग्जांपल नंबर 2 हो गया। मान लीजिए एक और एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जांपल नंबर 3, ठीक। एग्जांपल नंबर 3 में मल्टीपल कॉमोडिटीज ले रहा हूं। एक एक्स है, एक वाई, एक जेड है। ये बेस ईयर का प्राइस, सॉरी कोई भी ईयर होगा, ये करंट ईयर है, ठीक है। बेस ईयर में 15 पर केजी रेट है, 20 पर लीटर रेट है, और 3 पर मीटर रेट है। रियल सेंस में ना ये कंपोजिट इंडेक्स है। एक में कपड़ों का होगा, एक में किसी पीने वाली चीज का होगा, और एक में केजी वाले यूनिट्स वाली चीज का होगा। ये हो गया 20 पर केजी, 30 पर लीटर, और ये 5 पर मीटर। क्वेश्चन कहता है कि नो, आप सिंपल एग्रीगेटिव से इंडेक्स निकाल लो, समीशन P1 समीशन P0। इसको जोड़ के बताइए कितना होगा। ये जुड़ेगा ही नहीं, कैसे जुड़ जाएगा? क्या बात कर रहे हो, जुड़ेगा नहीं ना। कभी देखा है कि एक टेनिस के मैच में एक तरफ वुमेन खेल रही हो, एक तरफ मैन खेल रहा हो? देखा है कभी?
क्या आपने कोई ऐसा क्रिकेट मैच देखा है कि बॉलिंग करने वाली टीम अलग जेंडर की है और बैटिंग करने वाली अलग जेंडर की है? तो इनको क्यों जोड़ रहे हो, काहे जोड़ रहे हो भाई? ये जुड़ेंगे नहीं, इनके यूनिट अलग हो गए हैं, ये मेथड यहां फेल हो गया। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड इस केस में फेल हो गया। किस केस में? कहते जब यूनिट अलग अलग होंगे ना कॉमोडिटीज के, वहां आप सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से इंडेक्स कंप्यूट नहीं कर पाओगे, इसलिए हम नया मेथड खोजेंगे। ये समझते हो ना, 10x प्लस 10y जुड़ नहीं सकता, वही चीज यहां पर है कि आप इनको जोड़ नहीं सकते। अगर आप इसको 38 बोल रहे हो ये गलत है, और अगर आप इसको 55 बोल रहे हो तो ये भी गलत है। हम यहां लिख सकते हैं सिंपल एग्रीगेटिव मेथड नॉट एप्लीकेबल। इस केस में आपका सिंपल एग्रीगेटिव मेथड एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, देखिए जरा एक मिनट। हेलो, हाँ जी सर। मेरी क्लास 10 मिनट की रहेगी, उसके बाद चलें जी आगे। तब पैदा हुआ सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, ये वाला मेथड। हम लोग इसलिए इस मेथड में मूव करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि भाई उस मेथड में प्रॉब्लम आ रही है। जब हमने चीजों के यूनिट बदले तो मेथड फेल हो गया। और देखो मेथड बड़ा इजी है, कंपेयर करना है प्राइस को। और अगर आपको ये इंडेक्स नंबर नहीं भी आता ना, किसी नॉर्मल इंसान को ही बोलोगी पिछली बार यार मेरे 10 नंबर आए थे, इस बार 12 हैं, कितने परसेंट बढ़ गया, तो पता रहेगा 120% हो गया, 20% बढ़ गया। तो उसने इंडेक्स निकाल दिया लेकिन उसको फॉर्मूला नहीं पता था। ऐसे निकालते हैं कि आप करंट ईयर को ऊपर रखो और बेस ईयर को नीचे रखो, मल्टीप्लाई कर दो, पता लग जाएगा कितने परसेंट बदल गया। तो इंडेक्स भी तो वही कर रहा है। तो इंडेक्स का कोई नया फॉर्मूला नहीं है जो आपको पहले नहीं पता होता, बट आप घबरा जाते हो कि पता नहीं नया चैप्टर आ गया। ये चीजें हम अक्सर करते आए हैं। कंपैरिजन जब भी करना होता है हम इंडेक्स नंबर यूज करते हैं। और मैं आपको बताऊं, आपने जब इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम पढ़ा ना, कांस्टेंट करंट प्राइस, कांस्टेंट नेशनल इनकम, करंट प्राइस पे नेशनल इनकम, वहां पर भी इंडेक्स नंबर की बात की गई थी कि वहां पर भी कंपैरिजन, वो वहां पर भी कांस्टेंट प्राइस का और करंट प्राइस के हिसाब से नॉमिनल और रियल जीडीपी, एक थी ना नॉमिनल जीडीपी एक रियल जीडीपी, वहां पर भी नेशनल इनकम में पढ़ी थी, वहां पर भी हम इंडेक्स नंबर की बात कर रहे थे। जिस टीचर ने भी पढ़ाया होगा वहां बात की। हम भी यहाँ पे दोबारा से उस टॉपिक को चर्चा में लेके आएंगे। ठीक है, दूसरा मेथड। अब तो इस मेथड की लिमिटेशन क्या है कि भाई यहां तो यूनिट सेम करो पहले, तो फिर निकालेंगे इंडेक्स। तो यूनिट सेम करने के लिए हमारे पास आ गया सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। ठीक है, अब यहां पर एवरेज निकालनी है। एवरेज यहां पे निकालने के दो तरीके होते हैं, एक आप अर्थमेटिक मीन से भी एवरेज निकाल सकते हो और ज्योमेट्रिक मीन से भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसलिए इसका एक फॉर्मूला अर्थमेटिक मीन से आता है और इसका एक फॉर्मूला ज्योमेट्रिक मीन से आता है, क्योंकि हमें यहाँ पे एवरेज निकालनी है। ठीक है, अब क्योंकि ये फास्ट ट्रैक बैच है, हालांकि मैं उसे ट्रीट फास्ट ट्रैक नहीं कर रहा इस चैप्टर में, लेकिन फिर भी मैं बात इसी फॉर्मूले की करूंगा, मीन वाले। इसका थोड़ा सा बता दूंगा। आपने देखा ना होगा कई कई जगह क्वेश्चन पढ़ा है कि इंडेक्स नंबर निकालते समय कौन सी एवरेज यूज करनी चाहिए, तो इस फॉर्मूले में एवरेज यूज होती है। पिछले में तो एवरेज यूज ही नहीं हो रही थी, कहाँ किया? पिछले में तो टोटल था। आपने तो कॉमन क्वेश्चन सुना हुआ ना, विच इज द बेस्ट एवरेज फॉर कंप्यूटिंग इंडेक्स नंबर। हम बोलते हैं जी थ्योरेटिकली तो ज्योमेट्रिक मीन बेस्ट एवरेज है, लेकिन प्रैक्टिकली हम
अर्थमेटिक मीन को यूज करते हैं। तो आपके मन में आएगा कि इस मेथड में तो एवरेज का इस्तेमाल ही नहीं हुआ, यहाँ नहीं आएगा, लेकिन इस मेथड में एवरेज का इस्तेमाल होगा। और आप देखो इस मेथड में भी एवरेज का इस्तेमाल होगा। जहां एवरेज चाहिए वहां मेथड सोचेंगे, अर्थमेटिक मीन का इस्तेमाल करें, ज्योमेट्रिक मीन का इस्तेमाल करें। प्रैक्टिकली तो थ्योरेटिकली तो हमें ज्योमेट्रिक मीन का ही इस्तेमाल करना चाहिए, पर ज्योमेट्रिक मीन यूज करने से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, क्योंकि देखो ज्योमेट्रिक मीन भी रेट ऑफ चेंज को ही कंप्यूट करता है और ये भी रेट ऑफ चेंज को कंप्यूट करता है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर सूट तो ज्योमेट्रिक मीन का ही फॉर्मूला करेगा, लेकिन फिर वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए हम लोग अर्थमेटिक मीन का सहारा लेते हैं। मैं दिखाता हूँ अर्थमेटिक मीन कहाँ यूज करते हैं, ठीक है, क्लियर। तो पहले मैं इसके फॉर्मूले से करके दिखाता हूँ, फिर मैं इसके फॉर्मूले से करके दिखाऊंगा। एग्जाम्पल वही सेम कंटिन्यू कर लेते हैं। अब देखते हैं कि वहां वो मेथड फेल हो गया था, ये कैसे कामयाब हो गया। फॉर्मूला बाद में दिखाता हूं। कॉमोडिटीज एक्स वाई एंड जेड, बेस ईयर के प्राइस, करंट ईयर के प्राइस। एक प्राइस आपके बेस ईयर के हैं, एक प्राइस आपके करंट ईयर के हैं। बेस ईयर में आपके 15 पर केजी था, 10 पर लीटर था और 3 पर मीटर था। करंट ईयर में या 20 पर केजी हो गया, या 12 पर लीटर हो गया, या 5 पर मीटर हो गया। अब यहां पे ये तो बात क्लियर है ना कि अब प्राइस इंडेक्स निकालना है। प्राइस इंडेक्स क्या कहता है? इन्फ्लेशन मेजर करो, कीमत मेजर करो। तो हम इनको तो जोड़ नहीं सकते, एक काम करते हैं ना, इन सबके यूनिट सेम करते हैं पहले, फिर जुड़ जाएंगे। पिछले मेथड में प्रॉब्लम क्या थी? यूनिट अलग अलग थी तो जोड़ नहीं पाए। लेकिन अगर हम इसका यूनिट सेम कर दूं, इसका यूनिट सेम कर दूं, इसका यूनिट सेम कर दूं, तीनों का यूनिट एक ही कॉमन बना दूं, तो क्या मैं फिर जोड़ पाऊंगा? फिर जोड़ लेंगे। तो आप बोलोगे सर सारे को ना केजी में कन्वर्ट कर दो, या सबको लीटर में कन्वर्ट कर दो। केजी और लीटर में कन्वर्ट करना पॉसिबल है? कोई मैथ का ऐसा फॉर्मूला हो जो केजी को लीटर में कन्वर्ट करता हो? है? सोच लो। नहीं करता, कॉमन ही नहीं है उनमें, तो वो तो हो नहीं सकता। तो सर एक काम करते हैं, इन तीनों को एक नई यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं। एक्स को भी एक डिफरेंट यूनिट में कन्वर्ट कर दो, वाई को भी डिफरेंट में कर दो, जेड को भी डिफरेंट में करो, परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो इन सबको, ठीक है। अगर मैं सबको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दूं तो फिर हो जाएगा काम। तो इसमें हम प्राइस रिलेटिव निकाल देते हैं। प्राइस रिलेटिव कहता है कि ये निकाल लो, ट्वेंटी बाई 15 इंटू 100 इज 133। परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया, प्राइस रिलेटिव बना दिया, ठीक है। देखो आप 15 को परसेंटेज में नहीं कन्वर्ट कर सकते, लेकिन 15 से 20 का रेट जो बढ़ा है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो। आप 10 को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर दोगे? किसके साथ कंपेयर करोगे? ये काम करते हैं ना, 10 से 12 हो गया ना, तो देखते हैं कितने परसेंट बढ़ गया, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं। 120 हो गया, 120%, और 140% नहीं, 166%, ठीक। अब ये जुड़ जाएंगे और फिर एवरेज ले लेंगे, एवरेज रेट आ जाएगा। जब आप इसे जोड़ोगे तो इसे बोलेंगे समीशन पी, प्राइस रिलेटिव का जोड़, तो इसका इंडेक्स होता है समीशन पी अपॉन एन। एन का मतलब नंबर ऑफ आइटम्स या ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो 19 नहीं, 419 टोटल आ गया और 3 से डिवाइड कर दो तो आपका इंडेक्स आ गया। इसे बोलते हैं सिंपल एवरेज। देखो ध्यान दो, मेथड का नाम सिंपल। सिंपल का मतलब वेट नहीं यूज करना। सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज में पता है ना, समझ आता है ना डिफरेंस। सिंपल एवरेज का मतलब अनवेटेड है, ये मेथड अनवेटेड का है। सिंपल एवरेज लेनी है, वेटेड एवरेज नहीं लेनी। किसकी लेनी? प्राइस रिलेटिव की। प्राइस रिलेटिव क्या है? ये, इसकी सिंपल एवरेज ले लो। तो सिंपल एवरेज लिया तो ये एवरेज का मतलब क्या है? बराबर है तीनों आइटम्स,
3 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, 3 चीजों का इंडेक्स है, 3 से डिवाइड कर दिया। और मान लीजिए ये तो आपने मीन से निकाला, और अगर इसी को मैं बोल दूं ज्योमेट्रिक मीन से निकालो, तो इसकी एवरेज लेने का तरीका पता क्या होगा? 133 इंटू 120 इंटू 166, यही होता है ज्योमेट्रिक मीन तो, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, लॉग ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू, आपको मालूम है ज्योमेट्रिक मीन को सॉल्व करने के लिए लॉग का सहारा ले लेते हैं, अदरवाइज तो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। 1/3 लॉग 133 प्लस लॉग 120 प्लस लॉग 166, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग समीशन लॉग p अपॉन n, यानी कि ये भी तो P01 ही है। दिस इज द फॉर्मूला थ्रू ज्योमेट्रिक मीन, और दिस इज द फॉर्मूला थ्रू अर्थमेटिक मीन। प्राइस रिलेटिव निकाल लिया, प्राइस रिलेटिव के बाद एवरेज ले ली। अब एवरेज लेने के लिए हम लोगों ने एक केस में किसका सहारा लिया? अर्थमेटिक मीन का, सिंपल अर्थमेटिक मीन। सिंपल अर्थमेटिक मीन क्या कहता है? जितनों को जोड़ा है उतने से डिवाइड कर दो। तो जितनों को 3 को जोड़ा था 3 से डिवाइड कर दिया। किनको जोड़ना है? प्राइस रिलेटिव को जोड़ना है, ठीक है। प्राइस रिलेटिव को इसलिए जोड़ना है क्योंकि अदरवाइज तो जोड़ सकते ही नहीं थे। हमने तीनों कॉमोडिटीज के प्राइस रिलेटिव निकाल लिए। प्राइस रिलेटिव का मतलब उनके प्राइस इन कंपैरिजन टू प्रीवियस बेस ईयर प्राइस, और फिर एवरेज ले ली। और फिर अगर हम ज्योमेट्रिक मीन का इस्तेमाल करते तो फॉर्मूला ये बन जाता है। तो इसके साथ ये भी हो गया। अब इस दोनों मेथड की प्रॉब्लम है कि ये अनवेटेड है। इससे ना इन्फ्लेशन का असर नजर नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? महंगाई का पता कैसे चल रहा है? तो महंगाई चल रही है पता, लेकिन किसी के ऊपर उस महंगाई का असर कितना पड़ता है ये तो डिपेंड करेगा ना कि अगला कितनी कितनी क्वांटिटी उस कॉमोडिटी की खाता है। अगर मान लीजिए मैं बोलूं इन्फ्लेशन है, लेकिन इन्फ्लेशन का असर जानना है सही मायने में, तो ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि जिस चीज की इन्फ्लेशन की आप बात कर रहे हो उसकी कितनी क्वांटिटी मैं कंज्यूम करूंगा। सारी चीजों का इन्फ्लेशन सेम नहीं होता। कोई चीज कोई कम खा रहा होता, कोई ज्यादा खा रहा, कोई खा ही नहीं रहा होता। इसलिए अब अगर आप सबको एक्स कॉमोडिटीज को, वाई कॉमोडिटी को और जेड कॉमोडिटी को भी सेम ट्रीट कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। हर कॉमोडिटी की महंगाई का असर अलग अलग होता है। जैसे अगर डीजल के प्राइस बढ़ते हैं तो उसका असर भयंकर होता है, और अगर पेट्रोल के बढ़ते हैं उसका कम होता है, क्योंकि डीजल सारी ट्रांसपोर्टेशन डीजल पे चल रही है। अगर आपको पता होगा, ट्रकिंग, बस सर्विस सारी डीजल पे चल रहे हैं। पेट्रोल पे तो लोकल हमारे व्हीकल्स चलते हैं, 2 व्हीलर ज़्यादा पेट्रोल पे चलते हैं, वो महंगाई का कारण कम बनता है, लेकिन डीजल महंगा है। अब आटे का रेट बढ़ा और मैदे का रेट बढ़ा, दोनों में अंतर है। आटे का रेट खतरनाक है और मैदे का रेट कम कंज्यूम हो रहा है, तो पीजे पूजे महंगे हो जाएंगे, अदरवाइज थोड़ा महंगा होगा। तो हर चीज की महंगाई बराबर नहीं है। आप सबको बराबर कैसे ट्रीट कर सकते हो? सब्जियों के रेट, ब्रोकली के रेट बढ़ गए और गोभी के रेट बढ़ गए, दोनों में सेम है? अरे गोभी मास कंजम्पशन की कॉमोडिटी है, गोभी के रेट बढ़ेंगे ना तो सारे घरों के ऊपर असर पड़ेगा। और ब्रोकली के रेट बढ़ गए, ब्रोकली खाता कौन है? वो तो पहली वही खा रहे हैं जो रेडी टू बियर, वो तो पहली महंगी है। महंगी हो भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? आम इंसान के ऊपर उसका असर नहीं पड़ेगा, कम पड़ेगा, जो खाते हैं उसी के ऊपर पड़ेगा ना। लेकिन अगर आप बोलो कि गोभी की में 10% इन्फ्लेशन आ गई है और ब्रोकली में 10% इन्फ्लेशन आ रही है, सेम है, तो बेवकूफ हो आप, सेम नहीं है। इसलिए ये जो अनवेटेड ट्रीट कर रहे हो ना, सारे इन्फ्लेशन को सेम ट्रीट करके बैठे हो, ये गलती कर रहे हो आप। इन्फ्लेशन सारी सेम नहीं होती है, अलग अलग कॉमोडिटीज के साथ इन्फ्लेशन की इंपॉर्टेंस अलग अलग होती है। चिंता का विषय ये है कि ऐसी कॉमोडिटी का अगर रेट बढ़ता है जो मास कंजम्पशन की कॉमोडिटी है, उसका असर ज्यादा होता है,
और अगर ऐसी कमोडिटी का रेट बढ़ता है जो मास कंजम्पशन की कमोडिटी नहीं है, इन्फ्लेशन उसमें होने के बावजूद भी उसका असर नहीं पड़ेगा, लोग चिंता नहीं करेंगे उससे। हवाई जहाज के रेट बढ़ जाए, टिकटें महंगी हो जाए, किसको क्या फर्क पड़ता है? जो आप ज्यादा ट्रैवल नहीं करता उसको क्या, कौन सा फर्क पड़ता, महंगा हो जाए तो हो जाए। लेकिन अगर रेलवे का किराया बढ़ जाए ना तो असर ज्यादा पड़ता है। क्यों? क्योंकि रेलवे मास पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ज्यादातर लोगों को असर करेगा, इसलिए इन्फ्लेशन सबकी बराबर नहीं है। इसलिए जो आप सबको बराबर ट्रीट कर रहे हो ना, अनवेटेड का मतलब ट्रीट एवरीवन इक्वल, तो आप हर एक को बराबर ट्रीट नहीं करते, इसलिए आपको वेटेड प्राइस इंडेक्स निकालने चाहिए, ना कि अनवेटेड प्राइस इंडेक्स। तो कल की क्लास में हम वेटेड प्राइस इंडेक्स के ऊपर चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं जरा आपके साथ पढ़ दूं ये देखो, अनवेटेड इंडेक्स नंबर, इन द अनवेटेड इंडेक्स नंबर वेट आर नॉट असाइंड, वेट नहीं दे रहे हम यहां पे किसी को, तो वेरियस आइटम इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है सबको। जैसे सिंपल अर्थमेटिक और वेटेड अर्थमेटिक में ना सेम कंसेप्ट है कि सबको बराबर इंपॉर्टेंस दे रहे हो, तो आप अनवेटेड इंडेक्स नंबर होगा। इसमें दो फॉर्मूले, सिंपल एग्रीगेटिव और सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। सिंपल एग्रीगेटिव को पढ़ोगे तो लिमिटेशन की बात कर दूं मैं, लिमिटेशन डज नॉट मीट द यूनिट टेस्ट, इट डज नॉट मीट द यूनिट टेस्ट का मतलब जहां पे यूनिट अलग अलग हो जाएंगे ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, फॉर्मूला आपके सामने है। समीशन P1 का मतलब टोटल ऑफ करंट ईयर प्राइसेस ऑफ वेरियस कमोडिटीज, और P0 का मतलब टोटल ऑफ बेस ईयर प्राइसेस ऑफ वेरियस कमोडिटीज, ठीक है। और रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ आइटम इज इग्नोर्ड सिंस इक्वल इंपॉर्टेंस इज गिवन टू ऑल द आइटम, ये तो अनवेटेड की वजह से है, अनवेटेड का फॉर्मूला है तो ये लिमिटेशन तो रहेगी, ठीक है। ना तो अर्थमेटिक मीन यूज होता है इस फॉर्मूले में, ना ज्योमेट्रिक मीन यूज होता है, ये लिमिटेशन नहीं है, ये तो जस्ट वैसे बताया हुआ है। लिमिटेशन तो दो ही है, एक तो वो अनवेटेड है, यही उसकी लिमिटेशन है, दूसरा ये कि जब यूनिट अलग अलग हो जाएंगे ना तो वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। दूसरा है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। अंडर दिस मेथड प्राइस इंडेक्स इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस रिलेटिव, नॉट द एब्सोल्यूट प्राइस। एब्सोल्यूट प्राइस की जगह प्राइस रिलेटिव निकाल लेते हैं, क्योंकि जो प्राइस रिलेटिव होता है ना वो परसेंटेज में हो जाता है और फिर जोड़ना इजी हो जाता है, और ये मेथड तब लगाया जाता है जब यूनिट अलग अलग हो कमोडिटीज के, ठीक है। ये प्राइस इंडेक्स इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग द एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। जब आप एवरेज लोगे तो आप अर्थमेटिक मीन से भी एवरेज ले सकते हो, और आप मीन से भी ले सकते हो, मीडियन से भी ले सकते हो, मोड से भी ले सकते हो, ज्योमेट्रिक मीन से भी ले सकते हो, और हार्मोनिक मीन से भी ले सकते हो, बट हम लेंगे किससे? अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, ठीक। और ये परसेंटेज में एक्सप्रेस होता है, वो तो है, होता ही, इंडेक्स नंबर सारी परसेंटेज में एक्सप्रेस होते हैं। ये प्राइस रिलेटिव निकालने का तरीका है, मेरे ही प्राइस को प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर करके प्राइस रिलेटिव में कन्वर्ट कर दो, हर कमोडिटी के प्राइस को उसके प्रीवियस बेस ईयर के प्राइस के साथ कंपेयर करो और उसे परसेंटेज में एक्सप्रेस कर दो, वही प्राइस रिलेटिव है, और फिर बाद में उसकी एवरेज ले लो। एवरेज अगर आप अर्थमेटिक मीन से ले रहे हो तो ये फॉर्मूला हो गया, और अगर आप ज्योमेट्रिक मीन से ले रहे हो तो ये हो गया, ठीक, क्लियर। नोट, इट शुड बी नोटेड दैट सिंस अर्थमेटिक मीन्स गिव ग्रेटर वेटेज टू बिगर आइटम, so index number which use arithmetic mean would be higher than the index number which use geometric mean। यानी कि अगर आप अर्थमेटिक मीन से इंडेक्स नंबर निकालते हो तो उसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी, और अगर आप ज्योमेट्रिक मीन से इंडेक्स नंबर निकालते हो तो उसकी वैल्यू कम होगी, ठीक है। और ये लिमिटेशंस हैं सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस के मेरिट और डिमेरिट, ये तो अनवेटेड की जगह से आ गया। पर आप देखो, डिफिकल्ट राइज विद रिगार्ड टू सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट एवरेज, कौन सी एवरेज यूज़ करनी है, ठीक है, अर्थमेटिक मीन यूज़ करनी चाहिए या ज्योमेट्रिक मीन यूज़ करनी चाहिए, ये क्लियर नहीं कर रहा फॉर्मूला, तो ये उसकी लिमिटेशन है। और उसकी दूसरी लिमिटेशन है कि वो अनवेटेड है, ठीक। ये एग्जांपल दिया हुआ है, और इसके बाद हमारे वेटेड इंडेक्स नंबर शुरू हो जाएंगे। तो प्राइस इंडेक्स में अनवेटेड इंडेक्स
मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कल करेंगे बाकी। थैंक यू।